अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस। आज की कहानी हमें एक दोस्त ने भेजी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये लिखते हैं कि मेरा नाम उमर है। मेरा गांव मेरे ऑफिस से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है। रास्ते में एक घना जंगल भी आता है जहाँ कई तरह के जानवर पाए जाते हैं। मेरे ऑफिस में हफ्ता और इतवार को छुट्टी होती है और मैं अक्सर जुमे की रात को ऑफिस से निकलकर सीधा गांव चला जाता हूँ। हमेशा अकेले सफ़र करता हूँ, लेकिन कभी कोई ऐसा वैसा वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन एक दिन मेरे साथ वो हुआ जिसको सोचकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। उस रात मैं मामूल के मुताबिक ऑफिस से छुट्टी करके गांव के लिए निकल पड़ा। जंगल के दरमियान था कि अचानक मेरी कार का टायर ब्लास्ट हो गया। कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी बड़े हादसे से बच गई। गाड़ी रुक गई तो मैं बाहर निकला और टायर देखा। टायर की हालत बहुत ख़राब थी। मेरे पास एक एक्स्ट्रा टायर भी था जो कि डिग्गी में पड़ा हुआ था। जब मैंने डिग्गी ओपन की तो देखा टायर पे कट लगे हुए थे, जैसे किसी ने खुद काटा हो। खैर, मैं काफ़ी परेशान था क्योंकि हर तरफ जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना किसी मदद का इंतज़ार किया जाए, क्योंकि गांव काफ़ी दूर था और इतनी रात को किसी को वहां बुलाना भी मुनासिब नहीं था। खैर, मैंने कॉल करके घर पे इन्फॉर्म कर दिया और फिर जाके गाड़ी को जैसे तैसे साइड पे करके अंदर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। मोहसिन भाई, देखते ही देखते हर तरफ धुंध छा गई और सर्दी होने लगी। वो पूरी रोड बड़े और घने दरख्तों से ढकी हुई थी। अचानक जंगल के अंदर से एक हल्की सी रोशनी नजर आई। मैंने सोचा शायद कोई इंसान है जो मदद कर सके। डर के बावजूद मैं उस रोशनी को फॉलो करते हुए जंगल में चला गया। रास्ते में जंगली जानवरों का डर भी था क्योंकि मुझे दूर जंगल में जानवर घूमते हुए दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं एक पुराने सुनसान घर तक पहुंचा। इतनी वीरानी में घर देखकर डर लगा, लेकिन मजबूरी थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी और थोड़ा इंतज़ार किया, पर दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे लगा कि शायद सो रहे होंगे, तो मैंने एक बार फिर दस्तक दी। इतने में अचानक दरवाज़ा खुल गया और एक बूढ़ी औरत बाहर आई जिसके हाथ में एक लाठी थी। वो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जिन्हें देखकर मुझे थोड़ा सा सुकून आया। मैंने उनको सलाम किया और सारा माजरा बताया। उन्होंने फिर मुझे कहा कि इस टाइम मदद मिलना तो मुश्किल है, तो तुम यहाँ पर रात गुजार लो और सुबह चले जाना। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, तो फ़ौरन हाँ कर दी और हम घर के अंदर चले गए। घर के अंदर हल्की सी रोशनी थी और हर तरफ धूल मिट्टी और जाले लगे हुए थे। इतना पुराना घर देख के दिल में वहशत तारी हो गई। वो मुझे एक कमरे में ले गई जो कदरे बेहतर था। वहाँ एक बिस्तर लगा हुआ था। उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ आराम करो, मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ। थोड़ी देर बाद वो मेरे लिए पानी लेकर आई और मुझे बताया कि खाना तैयार होने में कुछ टाइम लगेगा। मैंने पानी पिया और शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुझसे बातचीत शुरू की। मैंने उनको पूछा कि आपके अलावा और कितने अफराद रहते हैं यहाँ। तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ अपने शोहर और 3 बच्चों के साथ रहती हैं और वो अभी सो रहे हैं। हमारी मज़ीद कुछ बातचीत हुई और फिर वो मुझे आराम का कह के वहाँ से चले गईं। मैं थका हुआ था। बिस्तर पर लेटते ही न जाने कब मेरी आंख लग गई। कुछ देर बाद आंख खुली तो वो बूढ़ी औरत मेरे बिस्तर के करीब खाना पकड़े खड़ी हुई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी। उनके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। मोहसिन भाई, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि वो मंजर देखकर मेरी हालत पे क्या गुजरी। मैं उनको अचानक इतने पास इस हालत में देखकर डर गया। मैं हड़बड़ाते हुए उठ बैठा। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर उन्होंने फ़ौरन कहा, तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। उन्होंने खाना बिस्तर पर रखा और मुझे घूरती हुई वहाँ से चली गई। मैंने खाना खाया जो कि बिल्कुल ठंडा था। वो न जाने कब से खड़ी मुझे घूर रही थी। खैर, मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि क्या टाइम हो रहा होगा इस वक्त। कमरे पे नज़र दौड़ाई तो कोई घड़ी नहीं थी। मैंने टाइम देखने के लिए मोबाइल पॉकेट से निकालना चाहा, लेकिन मोबाइल गायब था। मेरे बार हाथ सोचने के बावजूद मुझे याद ना पड़ा कि मुझसे मोबाइल कहाँ खो गया। खैर, मैं फ़्रेश होने वॉशरूम चला गया। वहाँ बिल्कुल सामने एक बड़ा सा शीशा था जिस पे थोड़े बहुत जाले लगे हुए थे। मैंने हाथ मुंह धोया। जैसे ही मैंने सर उठाया, सामने शीशे में एक खौफनाक चेहरा मुझे घूर रहा था। मेरे ओसान ख़ता हो चुके थे और मैं ज़मीन पर गिर गया। कुछ देर बाद आँख खुली तो मैं जल्दी से बाहर भागा। बिस्तर पर बैठते साथ ही कुरानी आयात का विर्द शुरू कर दिया और पानी पिया। मैं वहीं बैठा हुआ था कि मुझे आसपास किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मैंने पूरे कमरे में देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई।
میرے پوچھنے پہ کوئی نہیں بولا۔ پھر دوبارہ دستک ہوئی۔ میں نے پھر سے سوال کیا کون ہے، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں بے حد ڈر چکا تھا اس ساری صورتحال سے۔ میں ابھی اس سب کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے کو کسی نے پھر سے بہت زور سے بجایا۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا۔ دروازہ کھولا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے وہاں سے فوراً نکل جانا ہی بہتر لگا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے ایک اور جھٹکا لگا۔ دروازے کا نام و نشان موجود نہیں تھا وہاں، بس ایک دیوار تھی جیسے بالکل ابھی تعمیر کی گئی ہو۔ میری سمجھ سے یہ سب باہر ہو چکا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں ایک کوریڈور تھا۔ میں کوریڈور کی طرف بھاگا کہ شاید وہیں سے کہیں باہر جانے کا راستہ مل جائے، پر وہاں کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہاں ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، وہاں سے عجیب و غریب سرگوشیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کمرے میں جھانکا۔ وہاں وہ بوڑھی عورت تھی جس کا چہرہ بہت خوفناک ہو چکا تھا، اور ایک بہت بڑے گوشت کے لوتھڑے جس میں سے تازہ خون بہہ رہا تھا، اور سانس لیتے ہوئے وہ گوشت کا لوتھڑا حرکت کر رہا تھا۔ وہ عورت سامنے بیٹھی اس کا خون چوس رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی میری سانس بند ہوتے ہوئے محسوس ہوئی۔ میں نے چیخنا چاہا پر میرے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی، اور میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ 3 دن بعد مجھے ہوش آیا۔ گھر والوں نے بتایا کہ تم روڈ کے کنارے پڑے ہوئے ملے تھے زخمی حالت میں۔ اس دن کے بعد سے میری صحت آج تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ اب سب سے درخواست ہے کہ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ دوستو، آپ کو یہ سٹوری پسند آئی تو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، جس سے مجھے موٹیویشن ملے گی اور میں آپ کے لیے ڈھیر ساری نیو سٹوریز لے کے آتا رہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔